In Ayurveda, is this a generalized rule कि हमको 3 घंटे वेट करना ही चाहिए खाने से पहले? In ideal situation, you should be able to digest the food in 3.5 hours. Once you're eating, this is yogi. Yeah. 2 times if you're eating, then you're a bhogi. If you're eating 3 times, you're a rogi. रोगी? Yeah. In Ayurveda, there was a concept of storing the grains. जब वो पुराना होता है तो वो कफ के विकार नहीं करेगा. जितना भी नया धान है, जितना भी नया गेहूं है, उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लूकोज लोड जो है वो बहुत हाई होता है. डायबिटीज के केसेस भी इसीलिए सबसे ज्यादा है. People think that I'm sitting in the sun, but all the body parts covered. The sun is not going to get absorbed. Like Okay. that. So you have to expose your maximum body parts at least for half an hour for the vitamin D to be fully absorbed. Liver has the most regenerative capacities. Yeah. It detoxifies the body. Then why does the liver itself gets infected with hepatitis? तो liver को भी infection होता है. Like अगर आपको बीमारी नहीं भी है, Yeah. आपको health maintain करना है, तब भी आपको detox करना ही पड़ेगा. In Ayurveda, it is often said that health is the foundation to enjoy the full beauty of life. However, in today's fast-paced world, we often neglect ourselves and our well-being. Today, we have Dr. Rajat Sharma, who's an Ayurvedic expert, who's going to tell us some simple tips and holistic solutions of how we can implement Ayurveda in our daily life. A very warm welcome to you, Dr. Rajat. Thank you very much. So, Dr. Rajat, tell me, how is health defined in Ayurveda? Health is, of the utmost importance. Okay. And this is what they described 5,000 years ago, that whatever be the definition from now will be true for even, coming generations. And why is that? Because, there are only 4 pursuits in life. Okay. Dharma, Artha, Kama and Moksha. Okay. So what it means is that आपकी किसी भी प्रकार की जो परसुट है लाइफ में या किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो 4 हिस्सों में उसको विभाजित कर सकते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, विच इज़ धर्म. कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या आप किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं, वैदिक कर्म से लेकर के कोई भी जो राज कार्य जो होना चाहिए, हाँ, तो धर्म के अंदर आ जाता है. Okay. अर्थ के अंदर ये है कि आप पैसा कमाने निकलते हैं, किसी भी प्रकार का वाणिज्य है, कॉमर्स, किसी भी प्रकार से. जब ये 2 चीजें कर लेते हैं, फिर काम यानी कि उसको एंजॉय करना. जो भी आपने मटेरियल चीजें अभी इकट्ठी की है, उसको एंजॉय भी करना है. तो वो भी एक आपके उसमें परसुट में आ गई. फिर लास्ट है मोक्ष. Okay. जब हमारी अल्टीमेट जो वो है ना, एक जो हमारी क्वेस्ट है वो मोक्ष पर आकर के खत्म होती है. क्योंकि वो होना ही है. सबसे पहले आप सुख लेकर के आएंगे, सुख के बाद शांति लेकर के आना. राइट. ये जो 4 चीजें हैं, जो भी पर्सन है हमारे लाइफ के, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ आरोग्य पर डिपेंड करती है. यदि आरोग्य नहीं है तो आप पैसा कमाने नहीं जा पाएंगे, आप पूजा या तप नहीं करने जा पाएंगे, और उसको एंजॉय तो आप कर ही नहीं पाएंगे, और मोक्ष की तो छोड़ ही देंगे. तो जब तक के हमारे पास हेल्थ नहीं है, हमारे पास आरोग्य नहीं है, आप ना ही कोई काम कर सकते हैं, ना ही उसका एंजॉय कर सकते हैं, और ना ही उसके बेस पर शांति या फिर मोक्ष की जो है प्राप्ति वो हो सकती है. What is perfect health in Ayurveda? Very good question, Reni ji. So first is that, body, mind and soul. जब बॉडी के फंक्शंस बहुत अच्छे से हो रहे हैं, आपको भूख लग रही है, पेट साफ हो रहा है, स्वेटिंग ठीक से हो रही है, जस्ट जनरल आइडिया. माइंड है, सुख है, शांति है, सोल है, एट पीस है ना. सो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी अच्छी हेल्थ है, परफेक्ट हेल्थ चल रही है. बट ऐसा कब होता है, इसका टेक्निकल आंसर ये है कि जब हमारे दोष बैलेंस में रहेंगे, वात, पित्त और कफ. उनको सिर्फ इतना ही एक लीवे है कि वो थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि एज है, खाना खाते हैं, सीजन है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा. बट इन जनरल देयर इन दैट रेंज, वात, पित्त, कफ और ये जो है हमारे दोष जो है रेंज में रहेंगे. धातु जो है, हमारे टिश्यूज जो है, व्हेन दे आर वेल फॉर्म्ड, जो अपने आप में इतनी हैप्पीनेस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, उसके वजह से. By tissue you mean like skin tissue and आयुर्वेदिक टिश्यूज, फॉर एग्जांपल धातु जिसको हम बोलते हैं, रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, बेसिकली लिम्फ है, हमारा प्लाज्मा है, ब्लड है, मसल्स है. They also need to be in balance. Balance, absolutely. Okay. Otherwise
if imbalanced doshas and imbalanced dhatus are there, then that is your starting of disease. But आयुर्वेद में मोस्टली लोग कहते हैं they mostly look at vata, pitta, kapha. You're saying that that's not enough. No. Even the dhatus have to be. For a But how disease are to develop, it has to be dosha samurchana. Okay. So this is doshas, which is vata, pitta and kapha. Okay. Like I said, ऊपर नीचे होते रहेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि हमें disease हो जाएंगी. अच्छा. It has to be in the combination with the imbalance in the dhatus as well. Okay. When they combine, this is where you start seeing the disease. So dosh धातु इनका बैलेंस में होना, Okay. है ना, आत्मा का एट पीस होना, Okay. यही जो है हमारे परफेक्ट हेल्थ देता है. Okay. और ये जो डेफिनेशन है आयुर्वेद की परफेक्ट हेल्थ की, जिसमें कॉन्शियसनेस भी आपकी एक इस स्तर पर रहती है कि आपको बाहर के जो क्लेश हैं, जो बाहर के सफरिंग्स हैं, वो इतना इफेक्ट नहीं करती. Okay. बिकॉज सफरिंग्स इनएविटेबल है. सो हेल्थ का आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं हाँ. कि ऐसा नहीं है कि हम एक वो चीज पकड़ के बैठ गए कि दोष ऊपर नीचे हो गए तो बीमार हो गए. ऐसा नहीं है. अच्छा. दोष है, धातु है, मल है, हाँ. जो स्टूल है, यूरिन है, स्वेद है, यानी कि स्वेट है, हाँ. इनका भी तो जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, वो भी तो वेल रेगुलेटेड होना चाहिए ना. तो ऐसा नहीं है कि 10 But बार. how will one know that, how will one assess this? कि what is excess sweating and what is less sweating? How would we know? सो एक नॉर्मल इंसान को उन्होंने कितना पानी पिया है ना, उसके हिसाब से सर्दी और गर्मी में कितना स्वेट आना चाहिए, वो सब रेगुलेट, मतलब आपको खुद पता चलेगा. अच्छा. राइट. Okay. फॉर एग्जाम्पल, आप रात में सोए हैं एंड पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, मुझे रात को बहुत पसीना आता है. सोते सो यू योरसेल्फ नो, Okay. है ना, जब आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको पता चलेगा. It's not normal. हाँ, इट्स नॉट नॉर्मल. And can you explain why that happens? Something like that? व्हेन द पित्ता इज हाई, और रक्त धातु का भी फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, अच्छा. या फिर लिवर में कोई समस्या है, एंड देन देयर आर लाइक many technical. But there are ways to fix it. Yes, there are obviously ways, There are to ways fix to fix it. it. But Yeah. ऐसा like for example some body types, जैसे कोई पित्ता, वाता, dominant body type है, जी. उनको normal sweating to some extent तो होगी ही, right? हाँ, ये ऐसा कह सकते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल वात है, कोल्ड एंड क्लैमी, हाँ. हाथ पैर ठंडे रहेंगे. अच्छा. तो वो टेम्परेचर रेगुलेशन उनका अच्छा नहीं है. राइट. Okay. पित्त वाले को यदि वो अल्कोहल भी पी रहा है खूब, रात को भी जाग रहा है, या स्पाइसी फूड खा रहा है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट. They can go into imbalance. दे कैन इजीली गो इनटू इम्बैलेंस. तो उनको बहुत अत्यधिक स्वेद होगा, यानी कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाएगी. Okay. सो इस प्रकार से. And what about kapha people? Like what is? उनका जो स्वेद का जो फॉर्मेशन या स्वेट का जो फॉर्मेशन है, वो यूजुअली नॉर्मल चलता है अनटिल अनलेस उन्होंने बहुत ही कफ के कोई आहार विहार बहुत ज्यादा कर लिया है, तो फिर उसके वजह से स्वेद नहीं होगा. Okay. या अत्यधिक स्वेद भी हो सकता है. Okay. जैसे हम बहुत सारे ऐसे मेदस्वी लोगों को देखते हैं. मेद यानी कि बहुत फैट चर्बी वाले लोगों को देखते हैं, उनमें स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होने लगती है. So that is like that means their pitta is out of Pitta and balance. kapha both out are of very balance. high, so Very that it is causing putrefaction in the body. वो सड़ा रहा है अंदर से, तो उतना ही It needs to take it out. So the body has its own defense mechanism yes, where yes. the body tries to take out the toxins or excessive doshas Exactly. through these things. Exactly. स्वेट की तो बात कर लिया हमने. यूरिन और स्टूल में क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल पीपल कैन असेस वेदर दैट कैन टेल यू कि उनकी बॉडी बैलेंस में है कि नहीं है? सो अकॉर्डिंगली, लाइक फॉर एग्जांपल, आप कितना पानी पीते हैं और उसके हिसाब से आपको कितना यूरिन आउटपुट है दिन में. एक तो ये टेक्निकल बात हो गई, राइट. अगर हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि यदि आपके यूरिन का कलर जो है बहुत ज्यादा पीत यानी हरिद्र वर्ण, हरिद्रा के कलर का आ रहा है, हल्दी के रंग का आ रहा है, येलो बहुत ज्यादा येलोइश हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पित्त बढ़ा हुआ है. पित्त बढ़ा हुआ जी. तो इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ण जो हैं आपके मूत्र के, यूरिन के एक्सप्लेन है. अच्छा. हरा हो गया. वेरिंग कलर्स ऑफ यूरिन कैन टेल यू इन आयुर्वेदा कि आपको किस तरह का इम्बैलेंस है. जी. ऑलराइट. और फिर मुहुर यानी कि यदि बार बार जा रहे हैं मल और मूत्र, अगर बार बार जा रहे हैं, यू योरसेल्फ नो, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना. सो हाउ कॉमन फॉर अ नॉर्मल ड्रिंकिंग पर्सन, लाइक जो नॉर्मल वाटर पी रहे हैं, हाउ ऑफन इज नॉर्मल फॉर देम? हाउ इट डिपेंड्स. ओके. द बॉडी वुड
itself tell you यार कि ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ ज़्यादा है। Okay. है ना, for example, the stool in general, the considered frequency is 1 to 2 times per day. Per day. पर 1 हाँ। to 2 times is normal. हाँ normal है। Okay. पर यदि आप इनसे ज़्यादा जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। प्रॉब्लम है वहाँ Okay. पर। अब जैसे पित्त वाले लोग हैं उनको बाउंड है कि उनको मलमूत्र ज्यादा आएंगे, प्रकृति वालों को। Okay. ठीक है, हाँ। उनके लिए कहीं हद तक नॉर्मल है। Okay. बट यदि बाकी प्रकृति के या फिर पित्त प्रकृति भी बहुत ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब आपके इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है या आपके किडनीज में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है। So frequency of stool, urine, you will get to know that something is wrong, and Ayurveda does define how varying colors of urine or how frequent you go to the bathroom can also help an Ayurveda physician understand what is wrong with you. Now we'll move on to the concept of Agni, because ये Right. मैंने concept बहुत जगह सुना, आपकी अग्नि कम है, ज्यादा है, और बैलेंस अग्नि होनी चाहिए। Explain it to me, अग्नि exactly है क्या? बेसिकली लेट मी जस्ट रीफ्रेज इट, कमिंग बैक टू द परफेक्ट हेल्थ। दोष की, धातु की, मलमूत्र की हमने बात की, उसी में अग्नि की समानता, यानी कि अग्नि जो है सम होनी चाहिए। Okay. राइट, सो सम का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत इजी एग्जाम्पल देता हूँ, और आयुर्वेद में इतने बढ़िया इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि शायद कोई और साइंस इसको करती हो। अच्छा। काय में जो अग्नि रहती है, यानी हमारे देह में, हमारी बॉडी में जो अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म रहता है वो काय अग्नि है। काय उसका सम होना बहुत जरूरी है। अच्छा। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना रखा है कहीं पकाने के लिए, राइट, अगर मैं बर्नर से उसका बिल्कुल लो कर दूं फायर को, क्या खाना अच्छे से पक पाएगा? नहीं। ठीक। अब दूसरा मैं आता हूँ, यदि उस बर्नर को मैं बार बार कम ज्यादा करूंगा तो क्या खाना पक पाएगा? नहीं, probably नहीं। not the नहीं। best way. राइट। Yeah. यदि हम उसको जितने पे उसको पकाना है उतने पे ही उसको हम रख कर छोड़ दें बर्नर के लेवल ऑफ फ्लेम को, तो खाना अच्छे से पक जाएगा। राइट, है ना? Yeah. सो वही कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में। Okay. फॉर एग्जाम्पल यदि कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अग्नि जो है यानी फ्लेम जो है वो कम हो गया, अभी आपने जो खाया है उसको वो पचा ही नहीं रहा है, तो ओवरवेट हो गया, थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स हो गए, Okay. मंदाग्नि मंदाग्नि। हाँ जिसको Okay. बोलते हैं। Okay. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, लोगों को आज के समय में इसके बारे में पता ही नहीं है। अच्छा। जी, ये बहुत जरूरी है कि आपने जो खाना खाया है उसको बॉडी को पचाना ही है। राइट, तो उसके लिए हमारा जो फ्लेम है, हमारी जो अग्नि है, जो मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स हैं, सही मात्रा में आपके हिसाब से वो होने चाहिए। यदि वो नहीं हो रहा है देन So you are saying that Agni also determines कि आपको कोई deficiency हो रही है कि नहीं, absorption of nutrients हो रहा है कि नहीं, does that also correlate? अभी तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि वो खाना खाने आपका को पका नहीं पचाना है, है। अभी तो वो ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। आपने अच्छा। प्रोटीन फैट लिया है अभी, हाँ। मेरे स्टमक में कफ रहता है, मेरे स्टमक में पित्त रहता है, वात रहता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। Yeah. क्या वो सही से काम कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे कि भाई मंद अग्नि हो गया, फ्लेम कम हो गया। हाँ। अभी वात की वजह से क्या होता है, इरेगुलरिटी आ जाएगी आप में मेटाबॉलिज्म में। Yeah. कभी तो वो बहुत बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया और कभी Yeah. बिल्कुल ही कम हो गया। अच्छा। तो इस तरीके की रेगुलरिटी आपको कहाँ मेटाबॉलिज्म में कुछ पचाने देगी? इट विल नॉट बी बेसिकली ब्रेकिंग डाउन योर प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, जो बॉडी को फाइनली उसके यूजेबल फॉर्म में ला दे। अच्छा। तो वैसा होगा ही नहीं, तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की तो बात बाद में आती है, अभी तो फर्स्ट इसका ही है। एंड देन अगेन द अग्नि इज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा अगेन मेनी लेंथ्स। फॉर एग्जांपल इट इज ऑफ 13 टाइप्स, not just one type. Okay. Right, so the main one lives in the jatar, which is the stomach, Okay. but then it lives at the levels of Panch Mahabhutas. अच्छा। It also lives at the level of our tissues as well. कि रस का जो Does it also live at the level of cells? जैसे cells के अंदर भी क्या उनकी खुद की कोई अग्नि होती है जिससे जी, वो जी। छोटे छोटे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, Exactly, पावर हाउस ऑफ द सेल हाँ, है, हाँ, हाँ। उसको भी उस तरह से माना जाता है कि it gives energy to your cell. It does. Is it correlated with the Agni in Absolutely. What does Ayurveda say is कि जब हमारी जठर की अग्नि काम अच्छे से कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसने अपना काम कर दिया है। जो कॉम्प्लेक्स फूड आया था उसको उसने कहीं कहीं सिंपल कर दिया है। अब वो लिवर से, पैनक्रियास से, इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होते हुए हार्ट के थ्रू हर सेल में वो पहुंच गया। राइट, Okay.
बट अभी भी उसको और सिंप्लीफाई करना है. इट्स लाइक आपने मैक्रो वर्ल्ड से लिया. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट ने आपके लिए खाना बनाया है सूर्य की अग्नि से, राइट? उसको सिंपल कर लिया अपने लिए. अभी आपने प्लांट से ले लिया खाना अपना, या फिर एनिमल से ले लिया. वो खाना हमने कहीं हद तक इस पे सिंपल कर दिया. अभी उसने सिंपल करके आगे भेज दिया है. जो माइन्यूटेस्ट लेवल है वो सेल का है. तो सेल में भी वहां पर ये प्रक्रिया हो रही है कि उसको अपने वॉल के अंदर लिया. अब उसको और भी अमीनो एसिड से भी और सिंप्लीफाई करके अपने आप को डीएनए बनाता है. सो दिस इज ऑल द ब्यूटी ऑफ द प्रकृति, ऑल द नेचर का है कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है. तो आप जो बता रहे हैं बहुत मैक्रो से माइक्रो तक अग्नि का रोल हर लेवल पे है. हर टिश्यू, हर सेल की एक अपनी अग्नि होगी जी. और वो अग्नि ब्रेक डाउन करती है और आपको न्यूट्रिएंट्स देती है, जैसे आयरन और कैल्शियम या जो भी आपको चाहिए. इट knows. But if that is not working, मान लो कि मैक्रो लेवल पे ही आपका नहीं वर्क कर रहा, आपका पेट ही ठीक नहीं रहता. लोगों को या तो बहुत ज्यादा अग्नि होती है, विच आई एम थिंकिंग कि लाइक बहुत ज्यादा बर्न कर देता होगा फूड अगर बहुत ज्यादा अग्नि है. इट्स एज सिंपल एज दैट. आपने कुछ खाना रखा है अग्नि पर पकाने को, बहुत ज्यादा पका देंगे, जल जाएगा. क्या वो यूज तो वो क्या होता है फिर उसका? तो वो विदग्ध हो गया. अच्छा, वो बाहर खाने लायक नहीं है, तो अंदर भी वैसा ही है. यदि बहुत ज्यादा उसको जला दिया, body excrete it out. It tries to excrete. This is what you see in excess of urine, और यूरिन की टर्बिडिटी होगी, या यूरिन के या स्टूल का होगा. Tell me this thing. आपने पित्ता बताया मुझे, हीट है, और अग्नि बताया. अब ये दो कॉन्सेप्ट मुझे बड़े सिमिलर लग रहे हैं. राइट. तो डू दे कोरिलेट? इन सम वे यस. ओके. बट एट सम लेवल्स दे बाइफर्केट आल्सो. ओके. क्योंकि पित्त के जो है उसके अपने 5 टाइप्स हैं. अच्छा. सब टाइप्स हैं. सो उनका अलग अलग जैसे फंक्शन है. ठीक है. सो इट इज वेरी वेरी गुड टेक्निकल क्वेश्चन देयर. सो उनके अपने 5 सब टाइप्स है, बट अग्नि के अपने 13 सब टाइप्स है. अच्छा. सो इसकी एक स्पेशलाइजेशन है डाइजेशन में, बट पित्त के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं. बट क्या ये जरूरी है कि किसी की बॉडी में पित्त हाई है तो उनकी अग्नि भी हाई होगी? ऐसा जरूरी नहीं है. सो इट्स पॉसिबल दैट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई पित्त है, बहुत एसिडिटी बनती है आपको, right. लेकिन आपकी अग्नि फिर भी कम है. कम नहीं, उससे ये हम कह सकते हैं कि जो उसको खाने को आपके लिए सातम्य करना था, जिस उस खाने से आपको जो न्यूट्रिशन देना था वो नहीं देगा. हाँ, तो उसका जो वो पित्त और आम यानी कि टॉक्सिन जो है, विदग्ध जिसको बोलते हैं हम, कि खाना खाया है और पित्त द वेस्ट, हाँ, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे. एंड दैट इज इवन मोर लाइक हाईली रिएक्टिव, हाईली टॉक्सिन nature for the body. And that connects where in the body? Well, first it starts in the digestive system. पहले यही वो शुरू हो जाएगा स्टमक में, लिवर में, इंटेस्टाइन्स में. वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा. फिर जहाँ वो मैक्रो ऑर्गन्स से ट्रेवल यदि अंदर कर गया, जहाँ पे भी वीक साइट है वो वहाँ जाके बैठ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इन मेनी केसेस इट इज सपोज टू बी योर जॉइंट्स. सो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसमें रिएक्टिव टॉक्सिन्स बैठ जाएंगे, जाकर के प्रॉब्लम करेंगे. या फिर आपका हाई यूरिक एसिड है, जैसे गाउट में होता है, वो बिल्कुल टो में वहाँ पे जाके बैठ जाएगा कि पित्त के वजह से या कफ की वजह से, और व्हाटसोएवर द रीजन, वो खाने से उसने ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाए हैं, टॉक्सिन्स बनाए हैं, जो यहाँ पे फॉर्म होते रहे स्टमक के, और and it goes and deposits at the weakest spots. हाँ, वो ट्रेवल करेगा, टो में जाके बैठेगा, वहाँ क्रिस्टल बन जाएगा उसका. अच्छा. और नीडल जैसे क्रिस्टल बनते हैं. देन नाउ यू कैन इमेजिन कि वो वहाँ पे कैसे हर्ट करता है. आपने कहा कि डाइजेस्ट होके पहले हार्ट के थ्रू जाएगा जी कोई भी चीज. जी. एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट टू मी. व्हाई हार्ट? वेल, सिंपल इज दैट, बिकॉज आपने खाना खाया है, फूड पाइप से नीचे स्टमक तक आ गया. स्टमक ने खाने को ब्रेक डाउन किया, फिर वो थोड़ा और नीचे गया, जहाँ पर लिवर ने गॉल ब्लैडर के थ्रू अपने सिक्रेटिव एंजाइम्स भेज दिए, पेनक्रियास ने भेज दिए, खाना और इजी डाइजेस्ट होकर के वापस आ गया, है ना. सो फिर इंटेस्टाइन्स में गया, वहाँ पर कुछ विलाई नाम के ऑर्गन होते हैं अंदर, बिल्कुल ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उससे वो खींच लेते हैं जो भी सिंप्लीफाइड न्यूट्रिशन है, वो फिर लिवर पे आएगा, लिवर से फिर हार्ट की ओर जाता है. सो ये ब्लड सर्कुलेशन, बेसिकली इट्स ब्लड सर्कुलेशन. नाउ कोई और ऑर्गन ही नहीं है जो
इतने फोर्स से बॉडी के बिल्कुल माइन्यूटेस्ट उस तक पहुंचा पाए इस न्यूट्रिशन को, वो हार्ट ही है. हाँ. 1 मिनट में पूरे बॉडी का सर्कुलेशन जो है हार्ट से चला जाता है. हार्ट में जाके क्या इसकी वैल्यू कुछ चेंज होती है? नॉट नेसेसरीली, कुछ चेंजेस आते हैं, बट जो डाइजेस्टिव लेवल पे इफ यू वांट टू आस्क एट दैट लेवल, वो पहले ही होकर के आता है. Okay. वो रस प्रवर्तित होकर के आता है और उसको बस आगे उसको भेजना है. ट्रांसफर हार्ट के थ्रू हार्ट होता के है. थ्रू होता है. Okay. जी. So tell me another thing, Dr. Rajat. Once you've, your Agni is fine, you've taken care of it in the digestive system. फिर भी बहुत लोगों को absorption नहीं हो रही है nutrients की आजकल. Vitamin D, vitamin B12, iron, Yes. बहुत सारे macro and micro nutrients हैं. People are not able to absorb it, no matter how well they're eating. Yeah. So what is happening there? It is, so many reasons are there. One is कि वो लोग का जो combination है food का वो incompatible है, जिसे हम विरुद्ध आहार कहते हैं. अच्छा. For example, आप milk के साथ fruits के shakes बना रहे हैं, which according to Ayurveda is not a good practice. Okay. Except for mango, and that Okay. too a sweet variety, not the sour mango. Yeah. Right, so विरुद्ध आहार है आपका, combinations में जैसे लेते हैं. And then, all the rules of eating, basically. It's like, people think they will absorb more nutrition if they, put in more food. Yeah. It doesn't work like that. You're Yeah. just burdening the whole system. Okay. So this is where they go wrong. And then, mixing up cooked and uncooked food is also one of the most... So cooked and uncooked by you mean like salads with Yes, absolutely. your food. Yeah. Ayurveda doesn't recommend No, that. it doesn't recommend that. Okay. It is, very simple, plain logic. तो सैलेड कब खाएं? Maybe 30-40 minutes before or Okay. after the food or howsoever. Okay. Even that is, I would say, debatable, because Ayurveda then now, in continues with this, that, what you're doing is, mixing your digested and undigested food, but at the same time, eating again and again. That should ideally not be done मतलब separate your 3.5 hours. 3.5 hours? Yeah. Each meal? Each meal. Ideally. But modern day doctors, especially sometimes कई लोगों को recommend करते नहीं, आप हर 2 घंटे में खाओ तो आपके शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे, या Right. फिर आप कम खाओ लेकिन separate your meals. And there are so many dietitians and nutritionists these days who are telling all sorts of things. Yeah. So in Ayurveda, you customize the meal plan according to the person's prakriti. Yes. But is this a generalized rule कि हमको 3 घंटे वेट करना ही चाहिए खाने से पहले? 3.5 hours. 3.5 hours? Definitely. Should wait between meals? Yes, absolutely. Those are all half-baked, knowledge. What we have done is, started to look into the very micro level of the things. Okay. We forget the individual as a whole. Okay. But, this is coming from a very industry point of view, where, in general, deliberately, indeliberately, the consumption is promoted. But the body is still working the way it is supposed to be. Still, it is natural. I mean, Elon Musk or somebody has, come up with this Neuralink, right? Chip for the brain. Before this, every organ is natural. And it will run according to the nature's rhythm. Yeah. And till the time these are controlling our rhythms, the flow of food from a point of entry to the exit Will be the same It will for be the everyone. same. Yeah. And in ideal situation, you should be able to digest the food in 3.5 hours. And that is period. That's For it. sure, yes. Okay. I mean, for people whose Agni, whose digestive system is not at the peak level, उनको ज़्यादा समय लग सकता है कि उनका जो है But 3.5 in general, General is 3.5 the good- hours yeah. is 3.5 hours is considered a good rule to Yes, take with between absolutely. your meals. Yes. How many meals per day should one have? 3. 3? If I were to talk about in today's general, in your life, 3 would be an ideal thing, because what happens is that one is people are having an access to comfort and stress eating foods. Yeah. So you end up snacking. So as a general rule, you would do that. Yeah. But otherwise, if you are going towards yogic way of living, that would tell you to eat only once. Only once a day. Yeah, once a day. But then you'll... But you're saying that once a day is also enough if somebody wants to choose that lifestyle? Yeah. Because then, it's a different kind of living. Then you start living on prana. Then
you would have energy from the oxygen or the prana, the air, then you would not need the energy from Required. food. But then that's a very different lifestyle. So once you're eating, this is yogi. Yeah. 2 times if you're eating, then you're a bhogi. If you're eating 3 times, you're a rogi. Rogi? Yeah. So, but you said 3 times a day. Now again, coming back, Huh. why I said that in modern day times, because you would need that kind of food. Because you're not getting enough nutrients. Yeah. Okay, Agni is there, but not enough nutrient. You have to supplement it. You have to supplement. It. And then earlier the people would have more natural lifestyle. So then they would not need the food that many times. But tell me about supplementation. I think almost everybody is supplementing with something. Yeah. That's What does again, Ayurveda say about that? Ayurveda has a concept of supplementation which is called rasayana. Okay. But only time you take rasayanas is before you should fix your Agni and then go on to rasayanas. Okay. First of all. Secondly, these rasayanas again are looking at the very micro thing of it. They would just supplement zinc, they would just supplement vitamin B12, vitamin D. I mean, vitamin D is such a hilarious thing, In general, you just could fix it by, massaging your body with sesame oil, lot of calcium there. You would eat it in your diet, especially in the winters, Yeah. high in calcium. Then you would eat millet Yeah. like ragi, high in calcium. Yeah. Then you would regularly drink milk, again very good in calcium and all that, Yeah. right? And also you would be working in the sun. So everything is generally taken is care the of. sun, in Ayurveda में बहुत बोलते हैं कि sun ये वाला नहीं कि दोपहर वाला sun. Yeah. It should be in early morning sun. No, it is, yes. I would rather disagree a little bit on this. Okay. It would be not excess of sun. Okay. That is also bad according to Ayurveda. So what time do you recommend that people should for, those who are So let me vitamin just D take you back a little bit in the time. Okay. How people used to do it back then. They would know that by noon, the sun will be on the head. Yeah. So before that, they will, have their exposure. For example, the farmers, Yeah. what do? It is very simple. They know, okay, the sun is going to be there. So they would go to the fields by 4, 5 a.m. They would work in the fields, get the early sun exposure till, let's say, 10, Yeah. 11, something like that. And then they would come back Okay. to the shades, Okay. right? So this is the best time to take your sun. Sun. Yeah. Okay. And for those who are vitamin D deficient, this early morning or, before midday sun is considered the best. But I would also like to add something to it. Especially in India, it is, people think that I'm sitting in the sun, but all the, all the body parts covered. The sun is not going to get absorbed. Like Okay. that. So you have to expose your, maximum body parts at least for half an hour for the vitamin D To be fully absorbed. So exposure has to be there. Yeah. So other than this, Dr. Ajat, there was this point where you brought out that yogis live on prana. Yeah. Explain to me the concept of prana and, then people talk about negative pranic foods, positive pranic foods. What is prana and how is it connected to my health? So prana in general, if we were to say it's everything. Okay. Pran itself means the life. You're, inhaling air, and through this, the prana is coming in terms of oxygen, right? Yeah. So this means that you have slowed down the bodily function or the physiology to such level and raising your consciousness that you need just air to survive. But then that's for the yogis, Yeah. because you've achieved such level of physiology that it can, in some or the other way can help you do that. Yeah. But then it makes your body also light so that you can meditate and, and have that consciousness maintained. Yeah. But if you again start taking a lot of food, then again it makes you a little bit jad, right? It is for them. For us, yes. I mean, 2 to 3 नहीं, times a but day. जब जैसे what I'm trying to get at is when we talk about कि आप बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे वैद्यस they comment that you have to see whether the food is giving you good prana or like it's actually helping
Yes. enhance or nourish your pran. Right. What do they mean by that? They mean that the vegetables and the fruits, it should not be like they were stored for a long time. The prana means, it can mean that Because it's a living thing. it's a living thing, right? Okay. So it has some vitamin and minerals, and Yeah. it comes with an expiry. Yeah. But with some maybe like say some spray of gas Yeah. or refrigeration, you are on the surface level. You are thinking that it has some nutrition still, but the process makes you lose the nutrition. It makes you lose that life. So it is quite from that. contrary, this concept to, because modern day food experts and nutritionists are like, no, refrigerate your food and, it's going to give you nutrition. It actually has better nutrition. Rather, अभी बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है that if you keep your rotis or your rice refrigerated, तो उसका starch जो है resistant हो जाता है. And for those who don't want glucose spikes, they should have refrigerated roti and refrigerated rice. How does that apply to modern day Ayurveda? Is that a thing that should still be done? Technically, on scientific basis, might be right. But what I can tell you, which is time tested for sure, is how to maintain health. Anyways, first point is that you take fresh fruits and vegetables yourself. You consume them, and versus a long refrigerated food, you yourself will be able to tell. Okay. The moment you eat and how you digest, Taste process and it. everything will tell Not you. just that is very macro level also. Okay. But how you will feel. After eating those fruits or vegetables. Yeah, exactly. It comes from you. Nobody else should be telling, in terms of nutrition. You should start how you feel, after, tasting the fresh vegetables, Yeah. straight out of your garden, straight out of your, orchards or something like Yeah. that. I can guarantee you will be able to tell the difference. Yeah. Right? First of all. Secondly, refrigerated, I don't think so that is a good practice, because you just, people are doing, these long cooking marathons on the weekend and then Yes. consuming that food Throughout the week. In Ayurveda, there was a concept of storing the grains. Yeah. Agreed. But that would mean, for example, it's called Puran Gehu Godhum and Shali. It means the grains which have been stored for more than a year. If you remember, old times, especially अभी रूरल इंडिया में तो ये फिर भी प्रैक्टिसेस होंगे कि जब भी धान और गेहूं या राइस जब भी कटता है तो उसको एक बहुत बड़ी जगह ले जाकर के स्टोर कर देते हैं. अच्छा. They keep lying there for a year. For a year? हाँ. Okay. At least a year, according to Ayurveda. Okay. So उसमें से थोड़ा थोड़ा अनाज निकाल करके बनाते रहते, खाते रहते. तो उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये है कि जब वो पुराना होता है तो वो कफ के विकार नहीं करेगा आपको. Okay. उनकी सिंपल लैंग्वेज में वो बिल्कुल सही बैठता है. अभी अगर उसको आप मॉडर्न डे में देखेंगे तो जितना भी नया धान है, जितना भी नया गेहूं है, उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लूकोज लोड जो है वो बहुत हाई होता है. इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा. So when we buy Diabetes के our cases grains, we should store it for a year? यस हमें करने चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डायरेक्ट जो है आटा खरीद के लेके जैसे आते हैं. दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. Okay. आप ग्रेन्स खरीदिए, Okay. ग्रेन्स को स्टोर करिए और उसमें थोड़ा थोड़ा जो है साल भर में यूज करते रहिए. बट एक ग्रेन्स इकट्ठे रख के काफी खराब भी तो हो जाते हैं. हाँ, उसको ठीक रखने के भी बहुत सारे वैदिक तरीके हैं ओके. जो आज भी नोन है. कुछ नीम रखते हैं, कुछ मरकरी की गोलियां, विच इज फेयरली रिसेंट, बट आई एम श्योर बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं उसमें कीड़े नहीं लगे. बिल्कुल बिल्कुल. Alright. वो सबसे बेस्ट तरीका So store the grains and they will be better than actually getting them fresh. Yes. या चक्की के आटे से बेटर है कि ग्रेन घर पे लाओ और Yes. फिर थोड़ा थोड़ा पिसवा के जी. use सो it. बेसिकली होता क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से द थिंग्स आर सो रैपिड कि वो गेहूं जैसे ही आया वो वहां से ही कलेक्ट हो जाएगा. Yeah. और आपके पास आटा बन करके बहुत जल्दी पहुंच जाता है. Yeah. तो उसको स्टोर करके उसमें जो कफ कम करना था, जो वाटर कंटेंट है या ग्लाइसेमिक कंटेंट है, वो कम नहीं हुआ. तो इसीलिए हमारे पास अभी आज के टाइम And में that's why people have gluten intolerance as well. One thing, because of that. exactly. दूसरा डायबिटीज के केसेस भी इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें कफ बढ़ रहा है. मधुर आहार विहार जिसका एक रीजन है डायबिटीज का, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये
अभी क्यों ज्यादा हो गया, पहले क्यों नहीं था? गेहूं तो हम पहले से भी खाते आ रहे हैं। लेकिन वो जो प्रैक्टिस है उसको Exactly, स्टोर वो छोड़नी। रखने की, वो हमें वापस से लानी है टू लानी स्टोर है। द ग्रेन्स एंड Yes. मेक स्लोली मेक Yes. the art. I understand, but the problem comes here is that how you live, especially जो modern urban spaces हैं, उसमें आपके पास ये capacity नहीं है कि आप उनको store कर सके। आप एक ही flat के अंदर या apartment के अंदर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। Maybe a collective consciousness is should be rising कि कहीं ऐसा storage grain जैसा ऐसा कुछ होना चाहिए, Yeah. जहाँ आप वो grain Store store करके करेंगे रख सकें। और ये आप निकाल के इसको खा सकते हैं। सो टेल मी डॉक्टर रजत, आपने कहा अग्नि मंद नहीं होनी चाहिए, इरेगुलर भी नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। व्हाट कैन आई डू टू डू दैट? बहुत सिंपल है। आयुर्वेद के जो रूल्स हैं खाने के, जो नियम है आहार के खाने को, बिल्कुल वैसे फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर बट आपको एग्जाम्पल, कुछ रूल्स बताने पड़ेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ईटिंग ओनली 2/3 ऑफ योर कैपेसिटी। अच्छा। अब ये पूछेंगे कि कैसे मुझे पता चलेगा? सो लीव द टेबल सेटिस्फाइड, नॉट फुल। ओके। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, अच्छे से जब आकर के खाएंगे, बिना कहीं और अपनी कंसंट्रेशन भंग किए हुए, आपको पता चलेगा कि आपको कितना खाना खाना है। ओके। यदि आप देख कर कहीं स्क्रीन देख रहे हैं, बोल के हंस के खाना खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा आप कितना खाना खाएं। अगर साइलेंस में बैठ के खाना खाएंगे तो आपको जितनी रोटी की भूख है, आप उसको अच्छे से चबा करके खाएंगे। Okay. You will see yourself how sattvic, how blissful you feel after eating that kind of food in that way. In that way. It is like just an example, I always quote to my patients कि आपकी washing machine है, it has a capacity कि वो 6 kg का ही कपड़ा का ले weight, पाएगी, ठीक है। हाँ। अगर आप उसमें 8 किलो 10 किलो या इतने वो देंगे, कपड़े डाल देंगे, तो क्या मशीन घूम पाएगी? नहीं घूम पाएगी ना। तो वैसे ही फूड का भी है, हमारे फूड को स्टमक में जाके चर्न होना है, उसको ऊपर नीचे तो थोड़ी ऐसे जगह बची होनी चाहिए। इसलिए 1/3 खाली जगह रहेगी, 2/3 भरेगा, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारे डाइजेस्टिव जूस पे, ओके। और बचेगा और नीचे नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? दूसरा, लाइक आई सेड, कि बार बार खाना नहीं खाना है, एटलीस्ट 3.5 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए खाने के बीच में। हित और अहित आहार को मिला करके नहीं खाना है। जैसे होलसम फूड है और अनहोलसम फूड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दाल रोटी सब्जी तो ले लिया, जो जिसमें बहुत मसाला नहीं है, घी डाल के थोड़ा जैसा भी हमारा ट्रेडिशनल फूड है। यदि आप उसके साथ लेट्स से कुछ कोलाज मिला करके ले रहे हैं या सैलेड्स मिला के ले रहे हैं, तो वो मैच नहीं करता। इट जस्ट कंफ्यूजेस योर डाइजेस्टिव सिस्टम। These are all some things that we can do to prevent कि हमारी अग्नि खराब नहीं हो। What can I do to fix it? मुझे पता है This is also starting point of fixing it. ठीक है। Even without this, you cannot even fix this. Okay. This is as simple. But is there any remedy that I can do कि मेरी बहुत like मुझे भूख नहीं लगती है, appetite मेरा बहुत बड़ा problem है। There are very easy ways to fix it, but again, eating this way would start. Okay. Secondly, before like you sit down to eat, take some ginger, maybe 3 to 5 centimeters. Okay. उस पे थोड़ा सा आप नींबू के ड्रॉप्स हो जाएंगे और थोड़ा सेंधा नमक, ओके, इसका मिक्सचर बना करके रख लीजिए। वो खाने से 1-2 पहले ले लीजिए, तो आपकी अग्नि बढ़ जाएगी। ओके। दूसरे, आप सौंफ चबा सकते हैं, जिससे दीपन होता है। अच्छा। दीपन यानी एनकिंडलिंग, दी डाइजेस्टिव फायर। सो वो भी भूख आपको अच्छी लगेगी। बट दीज आर वेरी सिंपल बेसिक रेमेडीज। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है, प्रोसीजर्स हैं पंचकर्म में या फिर मेडिसिन है, जिससे कि आपकी अग्नि और बढ़ाई जा सकती है। जी। मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, अग्नि भी फिक्स हो गई, आपने जो चीजें बताई, वी विल फॉलो दैट परफेक्ट आयुर्वेदा लाइफस्टाइल। बट किसी को मान लीजिए हेल्थ इश्यूज बहुत टाइम से हैं एंड उनका अग्नि क्या ठीक हो सकती है इफ दे हैव हैड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? यस, उसमें समय लग सकता है। सी, आयुर्वेद में 6 डिजीज के स्टेजेस होते हैं। ओके। If it has reached a level of, let's say, the 6th stage, which is the complications, this is where Ayurveda draws its line for the treatment. उसमें वैद्य को भी बोला गया है कि जो 6वें स्टेज का है, उसको आपको ट्रीट नहीं करना है। ट्रीट करना ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं उसमें? So, इसमें बेसिकली असेसमेंट होगा कि अग्नि कितने समय से खराब है, उसको कितने समय में हम ठीक कर सकते हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम बात कर रहे थे बहुत ही बॉडीली उसकी, कि खाना खा रहे हैं,
है ना, पर माइंड में क्या खाना खा रहे हैं, फूड फॉर थॉट। खाना तो सिर्फ इसका नहीं है ना, आप में ईर्ष्या है, आप में क्रोध है, आप में मोह है, चिंता है, तो ये भी तो आपके अग्नि को कम कर रहे हैं। सो वो हाँ, तो इमोशंस आर ऑल्सो डिमांडिंग, वो भी फिक्स करना बहुत जरूरी है। ओके, हर्ब्स है कुछ जो इमोशंस को फिक्स करने के लिए? देयर आर मेनी हर्ब्स ऑल्सो टू फिक्स, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज अगेन पंचकर्म या डिटॉक्स थेरेपीज है। अच्छा। उससे स्टार्ट करते हैं, और साथ में ऐसे जो मेदीय रसायन है, बेसिकली ब्रेन टॉनिक्स है, जिससे कॉन्शियसनेस, बॉडी का जो अवेयरनेस है वो बढ़ता है, तो उससे भी बहुत सारे जो अच्छा, मॉडर्न डे डॉक्टर्स बहुत बोलते हैं कि यू डोंट नीड डिटॉक्स, योर लिवर ऑलरेडी हैज द कैपेसिटी टू डिटॉक्स, आपके गट में ही ऑलरेडी कैपेसिटी है डिटॉक्स करने की, सो दे डिस्करेज ऑल दीज डिटॉक्स थेरेपीज. What do you have to say about that? Yes, liver has the most regenerative capacities. Yeah. It detoxifies the body. It gets rid of the infections in the blood as well. Yeah. But tell me one thing, then why does the liver itself gets infected with hepatitis? Yeah. If this was the case, तो liver को भी infection होता है, right? So detox एक इवन आयुर्वेद में इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि अगर आपको बीमारी नहीं भी है, आपको हेल्थ मेंटेन करना है, तब भी आपको डिटॉक्स करना ही पड़ेगा. Okay. दिस पर्ज और द डिटॉक्स इज नेचर ड्रिवन ओनली. नेचर ने कुछ चीज बनाई है, पर वो उसको खत्म भी तो करती है ना, उसको डिटॉक्स भी तो करती है. वैसा ही बॉडी में भी होगा. नेचुरल लॉ के अलावा कहीं हम बॉडी को चला नहीं सकते हैं. ये एक एक बात है जो बदली नहीं जा सकती. तो डिटॉक्स तो इम्पोर्टेंट है ही है. उसके बिना वो हेल्थ आप अचीव नहीं कर सकते. हाउ ऑफन वुड यू रेकमेंड? जनरली ट्वाइस अ ईयर at least, although Ayurveda describes 3 times a year. Okay. In every changing season. Okay. आपको डिटॉक्स या पंचकर्म की थेरेपी लेनी चाहिए, पर at least twice a year आपको पंचकर्म या डिटॉक्स करना चाहिए. And how many days is that? Like how much time does it require? See, yeah. So the minimum level of detox can be achieved. Let's say very little. Although this is not Shastriya, but at least in some practice we say 3 days to maximum 21 days. 3 to 21 days. So yes. people can choose, how. Not people choose. Okay. It's the Vaidyas design of their detox therapy. Okay. कि इनको ये रोग है, तो इतना ये थेरेपी होना चाहिए. Okay. या रोग नहीं है, सिंपल डिटॉक्स है, तो कितने समय के लिए और कौन से उसमें जो प्रोसीजर्स हैं वो होने चाहिए. So other than this, doctors, Rajat, what would be your final takeaway for health in general? Like अगर आयुर्वेद के हिसाब से health को approach करना है in this modern day, what are some basic practices? Could you sum them up for us? Very simple. Generally the modern day is about consumption. Okay. And the consumption is basically towards overconsumption. Okay. So bring it to a moderate level. Okay. The kind of food you eat, there are many beautiful Ayurvedic principles of eating. Yeah. You follow them, Okay. right? Which we've been talking about. And then the sleep also. People take it as an honor kind of a thing. I'm working late and, like this and like this. I slept only 2 hours at night. But it doesn't work like that, because liver needs its sleep. Yeah. Heart needs its sleep. Yeah. That's very micro, but the body as a whole needs its sleep, and this can only be repaired through a proper sleep. If you're not sleeping properly, then it doesn't, right? So sleeping, eating and following Ayurvedic principles of Yes. eating, Yeah. all of these, fixing these will be enough for health? Yes, should be enough for fixing your starting point as a base, which is a very, very solid base. Okay. Definitely. All right. So thank you so much, Dr. Rajat. This was very interesting to understand how these simple things in life can actually be easily implemented in modern day. आपके grains हैं तो grains को store करके रखिए, will prevent the risk of diabetes or other disorders which are related to kapha. If you have grains, try and store them for at least 6 months to a year, so that the glycemic index is controlled. And then some other interesting things that he told us was that eating slowly, eating mindfully, and eating with no screens around can simply fix your Agni. You don't always need to take herbs for fixing your Agni, but just simply eating mindfully और आराम से बैठ के भी आपकी Agni fix हो सकती है. The third was sleep. बहुत important है. Please don't flaunt
that, you sleep only 4 hours at night. That's not going to help you in the long run. And I think this was a very interesting conversation. Thank you so much, Dr. Rajat. Jai Gurudev.